दोस्तों सोचिए, एक सुनसान हाईवे जहां कुछ मजदूर सड़क बनाने के लिए जमीन खोद रहे हैं, लेकिन अचानक उनके फावड़े के नीचे मिट्टी नहीं बल्कि इंसानी हड्डियां निकलती हैं। शुरुआत में पुलिस को लगता है कि शायद यह कोई पुरानी लाश है, लेकिन जब इस कंकाल की पहचान होती है तो पूरी कहानी अचानक एक ऐसे आदमी तक पहुंच जाती है जो पहले से ही जेल में बंद है। उस आदमी का नाम है मणि। सबूत कहते हैं कि मणि ने हत्या की थी, लेकिन समस्या सिर्फ इतनी है कि मणि खुद अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश ही नहीं करता। वह चुप है, इतना चुप कि पुलिस को भी समझ नहीं आता कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। क्या मणि सच में हत्यारा है या फिर किसी और के अपराध की सजा काट रहा है? और अगर मणि हत्यारा नहीं है तो फिर नीलावथी और वेनबा को आखिर किसने मारा? और सबसे बड़ा सवाल, हाईवे के नीचे मिला यह कंकाल आखिर किसका है? आज की कहानी इसी रहस्य की है। आज हम पूरी वधंधी सीजन 2 द मिस्ट्री ऑफ मणि की कहानी शुरुआत से अंत तक समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी में जो सच आखिर में सामने आता है वह शुरुआत में दिखाई देने वाली कहानी से बिल्कुल अलग है। शुरुआत होती है एक कंकाल से। कहानी शुरू होती है एक हाईवे प्रोजेक्ट से। एक नए हाईवे के निर्माण का काम चल रहा है। सड़क की नींव के लिए जमीन खोदी जा रही है। तभी खुदाई के दौरान मजदूरों को कुछ अजीब दिखाई देता है। पहले उन्हें लगता है कि शायद कोई पुरानी चीज जमीन के अंदर दबी हुई है, लेकिन जब मिट्टी हटाई जाती है तो सामने आता है एक इंसानी कंकाल। अब जाहिर सी बात है, पूरा इलाका क्राइम सीन में बदल जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है, मीडिया भी इस खबर को पकड़ लेती है और पुलिस के सामने पहला सवाल आता है, यह कंकाल आखिर किसका है? और सबसे जरूरी, इसे यहाँ किसने दफनाया? इस केस की जिम्मेदारी मिलती है सी मूसा राजा को। मूसा एक ऐसा पुलिस अफसर है जो छोटी से छोटी बात को भी नजरअंदाज नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी जिद। अगर उसे लगता है कि कहानी में कुछ गड़बड़ है तो वह तब तक पीछे नहीं हटता जब तक जवाब नहीं मिल जाता। और यही आदत आगे चलकर उसे एक ऐसे केस में फंसा देती है जिसका संबंध कई साल पुराने डबल मर्डर से था। मणि का नाम सामने आता है। जांच आगे बढ़ती है। पुलिस कंकाल की पहचान करने की कोशिश करती है। डीएनए टेस्टिंग करवाई जाती है और रिपोर्ट आते ही मूसा के सामने एक ऐसा नाम आता है जिसे देखकर पूरा मामला पलट जाता है। यह डीएनए उस महिला से मैच करता है जिसकी हत्या के मामले में मणि पहले से जेल में बंद है। यानी जिस महिला की हत्या के लिए मणि सजा काट रहा है, उसके अवशेष अब हाईवे के नीचे से मिले हैं। अब पुलिस के लिए यह लगभग साफ है, मणि ने हत्या की, लाश को कहीं छिपाया और बाद में वह जगह हाईवे प्रोजेक्ट के नीचे आ गई। लेकिन मूसा को एक बात परेशान करती है, अगर मणि ने हत्या की थी तो उसने लाश कहां छिपाई और उसे यहां दफनाने का कारण क्या था? लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब चीज मणि का व्यवहार है। एक सामान्य अपराधी अपने बचाव में सब कुछ बताएगा। वह कहेगा कि उसने हत्या नहीं की, वह सबूत देगा, वह गवाहों की ओर इशारा करेगा। लेकिन मणि कुछ नहीं करता, वह अपनी कहानी बताने से बचता है। और यही चुप्पी मूसा के मन में पहला शक पैदा करती है। क्या पुलिस ने एक बेगुनाह को जेल भेज दिया? मूसा अब सिर्फ नया स्केलेटन नहीं देख रहा, वह पुराने मणि केस को भी देखना शुरू करता है। क्योंकि अगर मणि सच में निर्दोष है तो इसका मतलब है कि इतने सालों से एक बेगुनाह आदमी जेल में बंद है। और अगर वह बेगुनाह है तो असली हत्यारा आज भी बाहर है। यही सोच मूसा को परेशान करती है। वह पुराने एविडेंस को दोबारा देखता है, पुरानी स्टेटमेंट्स पढ़ता है, लोगों से पूछताछ करता है और धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि पुराने केस में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें उस समय शायद ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया था। यहीं से कहानी असली मिस्ट्री बन जाती है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि मणि ने हत्या की या नहीं, सवाल यह है, अगर मणि ने नहीं की तो फिर किसने की? मणि की जिंदगी में कौन थी नीलावथी और वेनबा? अब कहानी हमें पीछे लेकर जाती है
हम जानने की कोशिश करते हैं कि मणि की जिंदगी में नीलावती और वेनबा कौन थीं। इन दोनों महिलाओं की मौत ही उस पूरे केस की शुरुआत थी, लेकिन उनके आसपास का माहौल जितना दिखाई देता है, असलियत उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। रिश्ते हैं, पुराने विवाद हैं, प्यार है, जलन है, बदनामी का डर है, और सबसे बड़ी चीज लोगों के बनाए हुए रूमर्स हैं। यही वजह है कि इस कहानी का नाम भी वदंती है, क्योंकि कभी कभी किसी इंसान को सच से नहीं बल्कि लोगों की बनाई हुई कहानी से ज्यादा नुकसान होता है। और मणि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मणि क्यों चुप है? मूसा जब मणि से बात करता है तो उसे समझ आता है कि यह आदमी सिर्फ डर के कारण चुप नहीं है। उसके पास कोई ऐसा राज है जिसे वह सामने नहीं लाना चाहता। मूसा उससे बार बार पूछता है, उस रात क्या हुआ था? नीलावती के साथ क्या हुआ था? वेनबा कहाँ थी? लेकिन मणि जवाब देने से बचता रहता है, और यही चीज मूसा को और ज्यादा सस्पिशियस बनाती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब मणि जेल में खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। यह घटना मूसा को अंदर तक हिला देती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ हत्या का नहीं है। अब सवाल है, एक आदमी आखिर किस बोझ के नीचे दबा हुआ है? अगर मणि हत्यारा है तो उसे सच बताने से क्या डर है? और अगर वह बेगुनाह है तो वह खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? मूसा की जांच फिर से शुरू होती है। मूसा अब पुराने केस को ऑफिशियली दोबारा समझने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की दुनिया में हर चीज इतनी आसान नहीं होती। ऊपर बैठे अधिकारी चाहते हैं कि मामला जल्दी खत्म हो, क्योंकि मीडिया का दबाव बढ़ रहा है, लोगों में डर है, और पुलिस डिपार्टमेंट किसी पुराने केस को फिर से खोलकर अपनी ही जांच पर सवाल खड़े नहीं करना चाहता। लेकिन मूसा पीछे हटने वाला नहीं है। उसे लगता है कि कुछ छिपाया गया है। इसी दौरान एसपी रथिका का भी महत्वपूर्ण रोल सामने आता है। रथिका खुद भी समझती है कि मूसा सिर्फ शक के आधार पर नहीं चल रहा, उसके पास कुछ ठोस कारण हैं, और वह मणि के पुराने केस को समझने की कोशिश करती है। यहीं पर सुकुमारन की एंट्री होती है। वह मणि के मामले से जुड़ता है और पुराने घटनाक्रम को समझने की कोशिश करता है। अब कहानी और ज्यादा जटिल हो जाती है। एक नया डीएनए और पूरा मामला बदल जाता है। जांच के दौरान पुलिस को एक और डीएनए क्लू मिलता है, और यह क्लू इतना शॉकिंग है कि पूरा मामला मणि से हटकर किसी और दिशा में जाने लगता है। एक अननोन मेल डीएनए कई क्राइम्स से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। अब पुलिस के सामने एक नया थ्योरी आता है। क्या कोई सीरियल किलर इलाके में घूम रहा है? क्या नीलावती और वेनबा की हत्या किसी एक आदमी ने नहीं, बल्कि किसी बड़े सीरियल किलिंग पैटर्न का हिस्सा बनाकर की? एक के बाद एक क्लूज मिलने लगते हैं, और मीडिया इस कहानी को पकड़ लेती है। अब खबर बनती है, इलाके में सीरियल किलर, लोग डरने लगते हैं, पुलिस पर दबाव बढ़ जाता है, और मूसा के लिए मामला और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्योंकि अगर सीरियल किलर वाली थ्योरी सही है तो मणि शायद सिर्फ एक पॉन है, लेकिन अगर यह थ्योरी गलत है तो फिर डीएनए आखिर आया कहां से? एक हाथ और नया अपराध। जांच अभी चल ही रही होती है कि एक और शॉकिंग डिस्कवरी होती है। एक स्ट्रे डॉग एक इंसानी हाथ को खींचता हुआ दिखाई देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब सवाल उठता है, क्या यह वही सीरियल किलर है? क्या एक और हत्या हुई है? क्या मणि के पुराने केस का संबंध इस नए क्राइम से है? मूसा हर क्लू को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार कहानी एक नए रास्ते पर चली जाती है। एक तरफ मणि है, दूसरी तरफ नीलावती और वेनबा का पुराना मर्डर, फिर डीएनए है, फिर नया हाथ, और अब सीरियल किलर की पॉसिबिलिटी। लेकिन मूसा को महसूस होने लगता है कि इन सब के बीच कोई ऐसा कनेक्शन है जिसे अभी तक पुलिस समझ नहीं पाई है। पुलिस पर बढ़ता दबाव। जैसे जैसे मामला बड़ा होता जाता है, ऊपर के अधिकारियों का दबाव भी बढ़ता जाता है। आईजी चाहता है कि मामला जल्द से जल्द बंद हो, लेकिन मूसा को लगता है कि अगर अभी केस बंद किया गया तो शायद असली अपराधी हमेशा के लिए बच जाएगा। एसपी रथिका भी मुश्किल स्थिति में है।
एक तरफ डिपार्टमेंट का प्रेशर, दूसरी तरफ मूसा की इन्वेस्टिगेशन और तीसरी तरफ मीडिया। मणि का परिवार भी इस पूरे मामले से टूट रहा है। उसकी मां की हालत खराब होती जाती है। लोग परिवार को शक की नजर से देखते हैं और मणि के लिए हर नया दिन पुराने अपराध की सजा जैसा बन जाता है। फिर आती है डीएनए की सबसे बड़ी उलझन। अब कहानी एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है। डीएनए एविडेंस, जिसे पुलिस सबसे मजबूत सबूत मान रही थी, उसी डीएनए में कॉन्ट्रडिक्शन सामने आने लगती है। एक रिपोर्ट कुछ कहती है, दूसरी रिपोर्ट कुछ और। मूसा और डॉक्टर धनपाल इन कॉन्ट्रडिक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं और तभी एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है। जिस डीएनए को पुलिस सीरियल किलर का डीएनए समझ रही थी, उसकी असली सोर्स कुछ और निकलती है। यानी सीरियल किलर वाली पूरी थ्योरी ही सवालों के घेरे में आ जाती है। और यह रिवील बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब पुलिस के पास न तो साफ सीरियल किलर है, न ही मणि के खिलाफ पहले जैसा भरोसेमंद एविडेंस। अब फिर से वही सवाल सामने है, मणि के साथ असल में हुआ क्या था? मणि के अतीत में छिपा सच। मूसा अब मणि की जिंदगी को सिर्फ मर्डर केस के नजरिए से नहीं देखता, वह उसके अतीत को खंगालता है, उसके रिश्तों को देखता है, उसके दोस्तों को देखता है, उसके परिवार को देखता है। और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि मणि की कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जो उसने पुलिस से छिपाया था। लेकिन सवाल है, मणि ने आखिर छिपाया क्यों? क्या वह किसी को बचा रहा था? क्या उसे किसी से डर था? या फिर उसे लगता था कि अगर उसने सच बोल दिया तो किसी और की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? यहीं पर मणि और नीलावती की पुरानी कहानी ज्यादा साफ होने लगती है। नीलावती की कहानी। नीलावती सिर्फ इस केस की विक्टिम नहीं थी, उसकी जिंदगी में भी कई लोग थे, उसके अपने रिश्ते थे, उसकी अपनी परेशानियां थीं, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसके बारे में ऐसी बातें फैलाते थे जिनका सच से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यही रूमर्स धीरे धीरे लोगों की सोच बदलते हैं। किसी के चरित्र पर सवाल उठाना, किसी के रिश्ते को गलत समझना और फिर उस गलतफहमी को सच मान लेना, यही चीज आगे चलकर इस पूरी ट्रेजेडी का हिस्सा बनती है। सुकुमारन और ऑब्सेशन। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, सुकुमारन का कनेक्शन भी महत्वपूर्ण होने लगता है। यह कहानी सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं रह जाती, यह ऑब्सेशन की कहानी भी बन जाती है। जब किसी इंसान को लगता है कि वह किसी दूसरे इंसान पर अधिकार रखता है, तो प्यार और जुनून के बीच की सीमा खत्म हो सकती है। और जब उस जुनून में ईगो और जेलसी जुड़ जाए, तो चीजें बेहद खतरनाक हो सकती हैं। मूसा को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि नीलावती और वेनबा की मौत के पीछे सिर्फ एक साधारण मर्डर मोटिव नहीं था, इसके पीछे बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें थीं। असली रात में क्या हुआ था? अब हम उस रात की तरफ लौटते हैं जिस रात नीलावती और वेनबा की जिंदगी खत्म हुई। यह वही रात है जिसके बारे में इतने सालों से अलग अलग कहानियां सुनाई जाती रही हैं। किसी ने कहा मणि जिम्मेदार है, किसी ने कहा मणि ने सब कुछ किया, किसी ने कहा दोनों महिलाओं के बीच कुछ ऐसा हुआ था जो बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन सच इन सभी कहानियों से बिल्कुल अलग था। और यही कारण है कि मणि ने अपनी तरफ से पूरी कहानी बताने के बजाय चुप रहना चुना, क्योंकि वह खुद भी उस घटना में एक ऐसी स्थिति में फंस चुका था जहां सच बोलना आसान नहीं था। मूसा को आखिरी पीसेस मिलने लगते हैं। मूसा अब एक एक करके सारे पीसेस जोड़ता है। हाईवे का स्केल्टन, मणि का पुराना केस, नीलावती, वेनबा, डीएनए, सीरियल किलर थ्योरी, ह्यूमन हैंड, सुकुमारन और मणि की चुप्पी। हर क्लू अलग अलग देखने पर कुछ और कहता है। लेकिन जब मूसा इन सभी क्लूज को एक साथ रखता है तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। अब उसे समझ आता है कि मामला उतना सिंपल कभी था ही नहीं जितना पुलिस ने समझ लिया था। एक आदमी को अपराधी बना दिया गया, दूसरे लोगों के सीक्रेट्स दबा दिए गए और कुछ लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा झूठ बोला जिसका परिणाम 2 जानों की मौत और एक निर्दोष की जिंदगी बर्बाद होने के रूप में सामने आया। सुंदरेसन का राज। जांच का अगला बड़ा हिस्सा सुंदरेसन तक पहुंचता है। मूसा को लगता है कि मणि और सुंदरेसन के बीच जो कनेक्शन है
उसमें इस पूरी कहानी की चाबी छिपी हुई है। सुंदरेसन से सवाल किए जाते हैं, लेकिन यहां भी पूरी सच्चाई एक बार में सामने नहीं आती। हर इंसान अपनी कहानी का सिर्फ वही हिस्सा बताता है जो उसे बचा सके, और मूसा को यही समझ आ जाता है। इस केस में किसी एक व्यक्ति के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे फैक्ट्स चाहिए, एविडेंस चाहिए, और सबसे जरूरी उसे यह समझना है कि किसने क्या छिपाया। अब सामने आता है असली सच। धीरे धीरे मूसा उस रात की पूरी चेन समझने लगता है। नीलावती और वेनबा जिस सिचुएशन में पहुंची थी वह अचानक नहीं बनी थी। उसके पीछे पहले से चल रही पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स थीं, लोगों के बीच गलतफहमियां थीं, और कुछ ऐसे फैसले थे जिनका परिणाम किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तरफ मणि था जो उस घटना में फंस गया, दूसरी तरफ वे लोग थे जो सच जानते थे लेकिन चुप रहे, और इसी चुप्पी ने मणि को अपराधी बना दिया। मणि हत्यारा नहीं था। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल लगभग हल हो चुका है। मणि असली किलर नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मणि की जिंदगी में सब कुछ साफ था। उसने भी सच छिपाया, उसने भी कई बातें पुलिस को नहीं बताई, और यही वजह थी कि शक लगातार उसके ऊपर बना रहा। लेकिन नीलावती और वेनबा की हत्या का असली सच कुछ और था। मूसा आखिरकार उन लोगों तक पहुंचता है जो इस पूरी ट्रेजेडी के पीछे थे, और यहाँ कहानी हमें बताती है कि कभी कभी अपराध सिर्फ उस आदमी की वजह से नहीं होता जो हत्या करता है। कभी कभी अपराध उन लोगों की वजह से भी होता है जो सच जानते हुए चुप रहते हैं। असली हत्यारे तक पहुंच। अब मूसा के सामने पूरी कहानी खुलने लगती है। जिन लोगों को हम शुरुआत से सस्पिशियस मानते हैं, उनके मोटिव्स एक एक करके सामने आते हैं, और आखिरकार उस आदमी तक पहुंच होती है जिसने नीलावती और वेनबा की मौतों के पीछे असली भूमिका निभाई थी। इस पूरे मामले में कन्नप का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। उसकी भूमिका कहानी के आखिरी हिस्से में साफ होती है। वह सिर्फ एक विटनेस नहीं था, वह इस मिस्ट्री के अंदर कहीं ज्यादा गहराई से जुड़ा हुआ था। और जब उसके बारे में सच सामने आता है तो मूसा को समझ आता है कि इतने सालों तक केस गलत दिशा में क्यों जाता रहा, क्यों मणि पर शक गया। अब अगर हम पूरी कहानी को पीछे से देखें तो समझ आता है कि मणि सबसे आसान टारगेट क्यों बन गया। उसका विक्टिम से कनेक्शन था, उसके खिलाफ परिस्थितिजन्य सबूत थे, उसकी कहानी में गैप्स थे, और सबसे बड़ी बात, वह खुद अपनी डिफेंस में खुलकर सामने नहीं आया। पुलिस ने इन सब चीजों को जोड़कर एक कहानी बना ली और फिर उसी कहानी को सच मान लिया। लेकिन असली इन्वेस्टिगेशन में यही सबसे बड़ा खतरा होता है। जब इन्वेस्टिगेटर पहले कंक्लूजन बना लेता है तो बाद के एविडेंस को भी उसी कंक्लूजन के हिसाब से देखने लगता है। मूसा को यही गलती ठीक करनी थी। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स में पहुंचती है। मूसा के पास काफी पीसेस हैं, लेकिन उसे अभी भी आखिरी कंफर्मेशन चाहिए। वह मणि और सुंदरेसन से दोबारा पूछताछ करता है। इस बार वह सिर्फ सवाल नहीं पूछता, वह उनके सामने पूरी कहानी रखता है। एक एक करके कॉन्ट्रडिक्शंस बताता है। कौन कब कहा था, किसने क्या कहा, किसका स्टेटमेंट किससे कॉन्ट्रडिक्ट करता है, और कौन सी बात इतने सालों से छिपाई गई। अब चुप रहने की जगह कम होती जाती है, और आखिरकार सच सामने आने लगता है। कन्नप का अंत। जब पूरी सच्चाई सामने आती है तो अपराध की चेन टूट जाती है। कन्नप का सामना होता है और कहानी एक बेहद डार्क कंक्लूजन की ओर जाती है। जिस आदमी को शायद इतने सालों तक कोई शक की नजर से नहीं देख रहा था, उसकी भूमिका अब सामने आ चुकी होती है। और मूसा के लिए यह सिर्फ एक केस सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि एक गलत इन्वेस्टिगेशन की वजह से एक आदमी ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेल में बिताया। इसलिए यह जीत भी पूरी तरह खुशी वाली जीत नहीं है। मणि की जिंदगी। मणि के लिए सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या उसे उसकी खोई हुई जिंदगी वापस मिल सकती है। कानून किसी बेगुनाह को जेल से बाहर ला सकता है, लेकिन उसके बीते हुए साल वापस नहीं ला सकता। उसके परिवार ने जो झेला वह वापस नहीं आएगा। उसकी रेपुटेशन, उसका समय, उसकी जिंदगी, सब कुछ वापस नहीं मिल सकता।
और यही इस कहानी का सबसे पेनफुल हिस्सा है। मूसा के लिए यह केस क्या बदलता है? पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद मूसा खुद भी बदल चुका है। शुरुआत में वह सिर्फ एक पुलिस अफसर था जो केस सॉल्व करना चाहता था, लेकिन अंत में वह खुद से एक सवाल पूछता है, अगर कानून का काम सच ढूंढना है तो क्या कभी कभी वही कानून किसी बेगुनाह के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है? अगर पुलिस की एक गलती से किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो क्या सिर्फ केस सॉल्व कर देना पर्याप्त है? यही सवाल मूसा को अंदर से परेशान करता है। एंडिंग एक्सप्लेन्ड। और अब आते हैं सीजन 2 के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। वधंधी सीजन 2 सिर्फ यह बताने के लिए नहीं बनाई गई कि मर्डरर कौन है। यह कहानी हमें दिखाती है कि सच और अफवाह के बीच कितना बड़ा फर्क होता है। एक अफवाह शुरू होती है, फिर कोई दूसरा इंसान उसे आगे बढ़ाता है, फिर तीसरा आदमी उसे सच मान लेता है, और कुछ समय बाद लोगों को असली घटना याद ही नहीं रहती। उन्हें सिर्फ वही कहानी याद रहती है जो सबसे ज्यादा बार सुनाई गई। मणि के साथ भी यही हुआ। लोगों ने उसे मर्डरर मान लिया, लेकिन असली सच्चाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। टाइटल वधंधी का मतलब, वधंधी का अर्थ ही है अफवाह, और सीजन 2 में यह टाइटल सिर्फ नाम नहीं है, यह पूरी कहानी का थीम है। क्योंकि इस केस में कई लोगों ने सच नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ दूसरों की बातें सुनी और उन्हीं बातों के आधार पर फैसले लिए। एक इंसान की जिंदगी, एक परिवार की इज्जत और कई लोगों की किस्मत, इन सब पर रूमर्स का असर पड़ा। मूसा का आखिरी एहसास। सीजन के अंत में मूसा जब अपनी जिंदगी की तरफ देखता है तो उसे एहसास होता है कि पुलिस की नौकरी सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है। कभी कभी पुलिस वाला खुद भी किसी कहानी का हिस्सा बन जाता है, और कभी कभी जिसे वह न्याय समझकर करता है वही किसी दूसरे इंसान के लिए पूरी जिंदगी की सजा बन सकता है। यही वजह है कि एंडिंग में मूसा के मन में एक बड़ा सवाल रह जाता है, क्या उसका प्रोफेशन लोगों के लिए वरदान है, या फिर कभी कभी वही प्रोफेशन अभिशाप बन जाता है? और यही सीजन 2 का सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट है। पूरी कहानी एक लाइन में। अगर पूरी वधंधी सीजन 2 को सिर्फ एक लाइन में समझाना हो तो यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे सबने हत्यारा मान लिया, एक ऐसे पुलिस अफसर की जिसने अपनी ही इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाया, और उन अफवाहों की जिसने असली सच को सालों तक दफन रखा। हाईवे के नीचे मिला स्केल्टन, मणि का पुराना मर्डर केस, नीलावथी और वेनबा की मौत, डीएनए का रहस्य, सीरियल किलर की गलत थ्योरी, कन्नप का कनेक्शन, और आखिर में सामने आया असली सच। ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिसमें हर बार हमें लगता है कि मिस्ट्री सॉल्व हो गई, लेकिन अगले ही पल एक नया सवाल सामने आ जाता है। और शायद यही वधंधी सीजन 2 की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें सिर्फ मर्डरर खोजने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिस कहानी को सच मानते हैं क्या वह वास्तव में सच है? क्योंकि कभी कभी सच जमीन के अंदर दबा होता है और ऊपर सिर्फ अफवाहें घूम रही होती हैं। यही थी वधंधी सीजन 2 द मिस्ट्री ऑफ मणि की पूरी कहानी। अगर आपको ऐसी ही साउथ इंडियन थ्रिलर और मिस्ट्री मूवीज की डिटेल्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल DKMA फिल्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि हर कहानी जो सुनाई जाती है जरूरी नहीं कि वह सच हो। कभी कभी सच के ऊपर भी एक वधंधी होती है।